हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। तो आज क्या है, आज मैं कुछ पढ़ाने नहीं आई। क्यों नहीं आई? कारण ये है कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स ये आ रहे थे कि मैम आपने क्लास 10th कोर्स ए वाले बच्चों का तो बहुत ध्यान रखा, उनका सिलेबस आपने लगभग कंप्लीट करा दिया, लेकिन क्या हमारे कोर्स बी जो हम लोगों ने लिया हुआ है इनकी तरफ आप बिल्कुल ध्यान नहीं देंगी। तो चलिए, इतनी सारी कंप्लेंट के बाद मुझे लगा कि नहीं, कि चलो अभी मेरा कोर्स ए का सिलेबस ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन हम पैरेलल कोर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए अब हम शुरू कर रहे हैं अपना क्लास 10th हिंदी कोर्स बी। तो कोर्स बी में हमारे पास में कितनी बुक्स हैं, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, व्याकरण में क्या टॉपिक आ रहे हैं, लेखन में क्या टॉपिक आ रहे हैं, आज हम यही देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक तरीके से क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का हम देखेंगे सिलेबस ओवरव्यू, यानी कि इसके पूरे हिंदी के सिलेबस में आखिर है क्या। जब आप ये समझ लोगे ना तो फिर आपके लिए पढ़ना आसान होगा। फिर उसके बाद मैं आपको धीरे जल्दी ही बता दूंगी कि इसकी मार्किंग स्कीम क्या है और ये किस पैटर्न से आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, तो फिर आपके लिए प्रिपरेशन उतनी ही आसान होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास है क्या। सबसे पहले ये जानिए कि हमारे पास में सीबीएसई के द्वारा जो है वो 2 बुक्स दी गई हैं। पहली बुक है हमारी स्पर्श भाग 2 और दूसरी बुक है हमारी संचयन भाग 2। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो 2 बुक हैं इसमें एक हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है और दूसरी पूरक पाठ्य पुस्तक है। ठीक है, क्वेश्चन दोनों से ही आते हैं। एक क्वेश्चन जैसे हमारी जो स्पर्श की जो बुक आ रही है ये हमारी 2 खंडों में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। काव्य खंड यानी कि जहाँ पर हमारे पास कविता हैं, दोहे हैं, पद हैं, सवैये हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी। उसी तरीके से वहाँ पर जो गद्य में है उसमें आपकी कहानी भी है, यात्रा वृत्तांत भी है, एकांकी भी है, काफ़ी कुछ हम देखेंगे, व्यक्ति चित्र भी देखेंगे, लघु कथाएँ भी देखेंगे, काफ़ी कुछ। अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरी बुक संचयन पे। संचयन में आपके पास सिर्फ 3 अध्याय दिए गए हैं और इन तीनों अध्यायों से प्रश्न आएंगे। ध्यान रखिएगा, इन अध्यायों से आपके पास में लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। कौन से क्वेश्चन आते हैं? लॉन्ग। जबकि स्पर्श बुक से जो आपके क्वेश्चन आते हैं, गद्य से ले या काव्य से, सेम पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं आपके पास में। लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं, अति लघु लघु उत्तरीय प्रश्न रहते हैं, और इसके अलावा आपके गद्यांश पद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न भी आते हैं। तो इस बार यानी कि बोर्ड का जो पेपर है वो कैसा आएगा, किस तरीके का आएगा, कितने के लिए कितनी मार्किंग रहेगी, ये भी मैं आपको बताऊंगी, पर इस वीडियो में नहीं। उसके लिए भी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, उसकी मार्किंग स्कीम और चेंज पैटर्न में जल्दी ही लेकर आऊंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना क्लास 10th कोर्स बी का सिलेबस ओवरव्यू। सबसे पहली पुस्तक आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने ली है स्पर्श भाग 2। ठीक है, ये हमारी हिंदी की मेन पुस्तक है और इसमें सबसे पहले हमारे पास में आता है पद्य खंड। कौन सा खंड आता है? पद्य खंड। ध्यान रखिएगा, पद्य खंड, काव्य खंड, कुछ भी आप कहिए, ये वो आता है। ठीक है, तो इसमें अब हम यहाँ पर क्या चलते हैं, क्या क्या है ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास में आएंगी कबीर जी की साखी। साखी का मतलब क्या होता है? सीख। एक तरीके से 2-2 लाइन की साखियां हैं, करीबन 8 साखियां दी गई हैं। इन 8 साखियों के तहत हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाने के लिए आएंगी। तो अब कोई भी अगर हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं आपको, तो उस चैप्टर के अंदर हम कराएंगे क्या? पहली बात तो है, कोई भी चैप्टर हम लेंगे तो उसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन यानी कि संपूर्ण व्याख्या देंगे। उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस रहेगा और फिर आपको हम एक प्रैक्टिस पेपर देंगे, यानी कि हर चैप्टर के साथ आपको एक प्रैक्टिस पेपर मिलेगा ताकि आप जितना भी पढ़ रहे हैं उसका आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद हम आ जाएंगे सेकंड चैप्टर पे। अब आप बोलोगे कि मैम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, पहले हम सिलेबस का डिटेल एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कराएंगे, जिसको लमसम कंप्लीट कराने में हमें 1 से 1.5 महीने लगेंगे। कंप्लीट कराने के बाद हम इनके तुरंत एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन शुरू करा देंगे। रही बात आपके व्याकरण और लेखन की, तो पैरेलल ये भी आपके काम चलेंगे। देखते रहिएगा चैनल पर, इनके आपके व्याकरण और लेखन संबंधी कार्य भी आपके आते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी मैं आपको बता दूं कि पहला चैप्टर हमारे पास में साखी है, उसके बाद दूसरा है मीरा जी के पद। मीराबाई जी के पद आएंगे,
जिसमें आपके शायद 2 पद दिए गए हैं। इन दोनों पदों को हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे पद हैं उनके, कि किस तरीके से वो श्री कृष्ण से गुहार लगा रही हैं अपने आप को दासी बनाने के लिए, और तरह तरह की चीज़ें उदाहरण देती हैं कि किस तरीके से आपने सबकी पीर हरी, आप मेरी भी पीर हरिए, मेरी भी तकलीफ को हरिए। तीसरा आएगा मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित आपकी कविता है मनुष्यता। मनुष्यता क्या? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जिए, है ना, यथा जिए वथा जिए वाली जो कविता नहीं थी, वही वाले, विचार लो की मृत्यु हो न मृत्यु से कभी डरो। ये कविता है आपके सामने। ये कविता हमें प्रेरणा देगी परोपकारिता की तरफ, कि हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है और हमें मनुष्यता के धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मनुष्य वही है जो अपने जीवन काल में ऐसे कर्म करे कि मृत्यु के बाद भी उसको लोग याद करें। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं हमारे देश में, आप जानते हैं। आप जैसे देख लेंगे, भगत जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, विवेकानंद जी हैं, दयानंद सरस्वती हैं, ज्योतिबा फुले हैं। बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए जो आज जीवन में नहीं हैं, लेकिन उनको हम आज भी याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कर्मों की वजह से, उन्होंने जो कर्म किए, कृत्य किए। तो ऐसे ही उदाहरणों के साथ में ये पूरी कविता हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास चौथा अध्याय है सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित पर्वत प्रदेश में पावस। ये बड़ी अच्छी कविता है। इस कविता के माध्यम से हम देखेंगे कि जब वर्षा ऋतु होती है पहाड़ी क्षेत्रों में, तो किस तरीके से पल पल जो है वो परिदृश्य बदलता है। ऐसा परिदृश्य जिसको देखकर व्यक्ति मनमोहित हो जाता है, मन उसका पूरी तरीके से मोहित हो जाता है। एक पल को लगता है सामने पर्वत है, और दूसरे ही पल अगर वहाँ पर बादल छा जाए तो जैसे लगता है कि पर्वत वहाँ से गायब हो गया, पेड़ आसमान में उड़ रहे हैं, इस तरीके से जो है वो दिखाई पड़ता है। तो यही एक पूरी झलक हम यहाँ पर इस कविता में देखने वाले हैं। पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु। पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे आप जाएंगे, हम लोग के यहाँ उत्तराखंड, उत्तरांचल जो है एरिया ऐसा है जहाँ पर बहुत पहाड़ हैं। जब वर्षा ऋतु होती है तो पल पल में बादल आते हैं, हटते हैं, एकदम से बारिश होने लगती है, तो कितनी चीज़ें होती हैं, यही चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है प्रश्न संख्या 5, वीरेन डंगवाल जी द्वारा लिखित एक कविता है तोप। अब ये जो तोप कविता है ना, ये कहने को तो बड़ी सिंपल होगी, जब हम कविता पढ़ेंगे ना तो बहुत आसान है, लेकिन इसके पीछे की जो सीख है वो बहुत बड़ी है। हमें अपने बीते हुए समय से सबक लेना चाहिए। किस तरीके से अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर जो है इतने अत्याचार किए, इतने साल हम पर राज किया, तो उसी का प्रतीक मानकर ये तोप जो है वो कंपनी बाग के मुहाने पर रखी गई है, कि ये बताने के लिए कि हमेशा आने वाले समय में आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आते तो यहाँ व्यापार करने के लिए हैं, लेकिन उनके मन की मंशा होती है हमारे ऊपर आधिपत्य, हमारा आधिपत्य करने के लिए। तो ये कविता हमको यही सिखाने वाली है। फिर उसके बाद आते हैं आपका चैप्टर नंबर 6 है, कैफी आजमी द्वारा लिखित है कर चले हम फिदा। तो ये एक गीत है जो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो एक मरता हुआ कैदी कह रही हूँ, एक मरता हुआ सिपाही जो है किस तरीके से वो अपने पीछे जितने लोगों को छोड़ जाए, सिर्फ सिपाहियों की बात नहीं कर रहे, हम सभी देशवासियों की बात कर रहे हैं। ये जितने भी सभी देशवासी और सैनिक हैं, उनके हवाले वो वतन करके जा रहा है कि हमने अपना फर्ज निभाते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी, अब ये वतन तुम्हारे हवाले है, इसकी रक्षा करना, इसकी मान मर्यादा को बनाए रखना, सम्मान करना अब ये तुम्हारे हाथों में है और तुम्हें ये कार्य करना है। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 7 है जो हमारे पद्य खंड का आखिरी है, वो है आत्मत्राण। एक ऐसी कविता जो हमें बता रही है कि हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। क्या करते हैं ईश्वर से प्रार्थना? कि भाई हमारे ऊपर मुसीबतें नहीं आए, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ रविन्द्रनाथ ठाकुर जी द्वारा जो ये कविता लिखी गई है, ये कविता बिल्कुल दूसरी तरह की प्रार्थना है, जो वो ये नहीं कह रहे कि मेरे ऊपर दुख ना आए या मेरे ऊपर दुख आए तो उनको कम कर दो। उनकी सिर्फ इतनी विनती है कि मेरे ऊपर दुख आए, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत देना कि मैं उन दुखों से लड़ सकूं। मेरे ऊपर मुसीबतें आए, मैं लड़ सकूं, कोई मेरा साथ दे न दे उससे कोई वो नहीं, लेकिन मैं लड़ सकूं, इतनी मुझे हिम्मत देना।
तो ये करीबन 7 अध्याय आपके पास आएंगे स्पर्श भाग 2 के पद्य खंड में। ठीक है, तो इनका पैटर्न सेम वही रहेगा। सबसे पहले मैं आपको इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन कराऊंगी, लाइन वाइज पूरा अर्थ समझाऊंगी। उसके बाद इनके जो है भावार्थ कराऊंगी, काव्य सौंदर्य कराऊंगी, जिसमें हम कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों ही देखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास में। फिर इसके बाद में इनके एनसीईआरटी क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद में आपके पास में होगा एक प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, तो सेम पैटर्न इन सभी 7 अध्याय में चलेगा। ये करने के बाद में अब जैसे ही 7 अध्याय हो जाते हैं, उसके बाद हमारा शुरू होता है गद्य खंड। कौन सा खंड शुरू होता है? गद्य खंड, जिसमें हमारी कहानियां वगैरह आती हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास में 7 अध्याय दिए गए हैं। तो टोटल स्पर्श जो हमारी पुस्तक है, इसमें 12 अध्याय मौजूद हैं। तो गद्य खंड का पहला और पुस्तक का 8वां अध्याय है प्रेमचंद जी द्वारा लिखे। ये तो जो है एक अपने ही बचपन की कहानी, यानी कि एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है? संस्मरण वो होता है जहाँ पर लेखक जो है वो अपने ही समय की बीती बातों को याद करते हुए लिखता है। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी और उनके बड़े भाई किस तरीके से हॉस्टल में रहने आए थे, और किस तरीके से प्रेमचंद जी का पढ़ने में मन नहीं लगता था, और उनको उनके बड़े भाई किस तरीके से समझाते थे, क्या होता था, यही सारी चीज़ें हम इस पूरी कहानी में पढ़ेंगे। जो हमारी कहानी है बड़े भाई साहब। ठीक है, तो ये बड़े भाई साहब कौन है? प्रेमचंद जी के बड़े भाई साहब। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 9, सीताराम सेक्सरिया जी की लिखी डायरी का एक पन्ना। डायरी का एक पन्ना जो है ये पूरी कहानी एक दिन की है। ठीक है, एक दिन यानी कि 26 जनवरी 1931 के दिन कलकत्ता में होने वाले पूर्ण जो उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। एक्चुअली क्या हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 26 जनवरी 1930 को, और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हर साल 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, यानी कि आज से हम अपने आप को स्वतंत्र होने की घोषणा करते हैं, ये दिवस मनाएंगे। तो इसी की पुण्य जो है पुनरावृत्ति की जा रही थी 26 जनवरी 1931 को, और कलकत्ता वासियों के माथे पर लगा एक कलंक था कि उन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में ज़्यादा भागीदारी नहीं दी। तो इसी कलंक को मिटाते हुए जो है सीताराम जी ने ये पूरा डायरी का एक पन्ना लिखा, और इस दिन किस तरीके से कलकत्ता में कितना हाहाकार मचा, कितने जुलूस निकले, कितने लोगों की पिटाई हुई, कितने लोग इसमें शामिल थे, ये पूरी हम कहानी यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर आ जाते हैं आपका अध्याय संख्या 10, जहाँ पर लीलाधर मंडलोई द्वारा लिखित एक कथा है, जो एक लोक कथा है, तातारा वामीरों की कथा। ये कथा बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह से बहुत अच्छी तरह प्रचलित होंगे। तो कहा जाता है कि पहले जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप जो हैं ये अलग अलग नहीं थे, ये एक में जुड़े हुए थे, लेकिन तातारा वामीरों की प्रेम कथा के परिणाम स्वरूप ये जो है 2 द्वीपों में बट गई। तो यहीं पर हम पढ़ने वाले हैं तातारा वामीरों, जो इस कहानी के नायक हैं तातारा और नायिका है वामीरो। तो इनकी प्रेम कथा किस तरीके से अधूरी रह गई और उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी रूढ़िवादिता में परिवर्तन हुआ और साथ ही साथ 2 द्वीप बन गए, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। इसको अलग होने की ही ये लोक कथा है जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर आते हैं हम अध्याय संख्या 11, जहाँ पर हम देखेंगे प्रहलाद अग्रवाल द्वारा लिखित तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। आप सभी जी जो है अगर जानते हैं तो शैलेंद्र जी से ज़रूर अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे। तीसरी कसम एक फिल्म थी, ठीक है, जिसमें वहीदा रहमान और राज कपूर द्वारा जो है बहुत अच्छा अभिनय किया गया था। तो इसको बनाने में शैलेंद्र को कितनी परेशानियां हुई, क्या क्या चीज़ें हुई, कितने लोगों ने उनको समझाया, लेकिन शैलेंद्र जी की ये पहली फिल्म निर्देशन था। इसको किस तरीके से उन्होंने किया, यही सारी चीज़ें हम इस पूरे पाठ में देखेंगे प्रहलाद अग्रवाल द्वारा लिखित। फिर आ जाते हैं पाठ संख्या 12, जहाँ पर निदा फाजली द्वारा लिखित है अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले।
ये एक ऐसी कथा है जहाँ पर हम विभिन्न धर्मों के जो हैं पैगंबरों, अनुयायियों के बारे में जानेंगे, जिन्हें हम फरिश्ते भी कहते हैं। तो उनके ज़रिए उनके बारे में जानते हुए यहाँ पर निदा फाजली जी जो है ये बताएंगे कि किस तरीके से पहले के लोग जो होते थे वो दूसरों के दुखों में कितना दुखी हो जाते थे, लेकिन आज के लोग वैसे नहीं हैं। यहाँ पर निदा फाजली जी ने उन्होंने खुद अपनी माँ के बारे में बताया है, पैगंबर नूर मोहम्मद जी के बारे में बताया है, नूह के बारे में बताया है, शेख हयाज जी के, सिंधी के मशहूर कवि शेख हयाज जी के बारे में बताया है। तो कई हमने मशहूर हस्तियों के बारे में हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये लोग जो हैं वो मनुष्यता अपने मनुष्य योनि में जन्म लेकर उन्होंने अपने धर्म मनुष्यता को बखूबी निभाया। बहुत अच्छी जो है ये कहानी है, हमें बहुत हद तक चीज़ों को समझाएगी कि कितने बड़े बड़े लोग इस धरती पर जन्म ले चुके हैं। अब आते हैं पाठ संख्या 13 पर, जहाँ पर है रविंद्र केलेकर द्वारा लिखित पतझड़ में टूटी पत्तियाँ। तो यहाँ पर हमारे पास 2 लघु कथाएँ हैं, या आप बोल लीजिए कि निबंध हैं। तो इसके अंदर पहली जो आ रही है वो है गिन्नी का सोना। किस तरीके से प्रैक्टिकलिज्म को हम जो है वो अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, इसका बहुत अच्छा उदाहरण गिन्नी में सोने की जो मिलावट होती है तांबा मिलाकर, उसके तहत की गई है। बहुत सारे लोग होते हैं अपने जीवन में बहुत से आदर्श बनाते हैं, लेकिन उन्हें सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। जैसे आप ये बोलोगे कि नहीं हम तो सड़क के नियमों का पालन बखूबी करते हैं, लेकिन अगर आपको सिग्नल को तोड़कर आगे चलने का मौका मिल जाए तो आप उसे छोड़ते नहीं, या आपको कहीं जाने की जल्दी हो रही हो तो उस जगह आप अपने इस नियम को अलग रख देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में जैसे भी सिद्धांतों को बनाते हैं उन्हें अपनी रूटीन लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसी में प्रैक्टिकल आइडियलिज्म के तौर पर महात्मा गांधी का नाम रखा गया है कि उन्होंने अपने जीवन में सत्य अहिंसा को अक्सर कहा नहीं, अपनाया भी। इसी का बहुत बखूबी उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे। कौन सा? गिन्नी की सोना निबंध में, या आप बोल सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, दूसरा निबंध जो है हमारा वो है झेन की देन। इंसान अपनी कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा जब अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है तो उसकी क्या गत होती है, यही हम जानेंगे इस निबंध में। जापानियों ने अमेरिका से प्रतिस्पर्धा रखते हुए 30 दिन का काम 1 दिन में निपटाने का काम किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी दिमाग में स्पीड के इंजन लगा लिए, जिसके तहत ये हुआ कि जापान में बहुत तेज़ी से मानसिक रोग बढ़ने लगा। और इस मानसिक रोग को कम करने के लिए एक प्रथा शुरू हुई जिसे कहा गया झेन की प्रथा। तो ये झेन की जो प्रथा थी, इसके तहत एक टी सेरेमनी होती थी जहाँ पर सिर्फ 4 घूंट चाय को करीबन 1.5-2 घंटे पिया जाता था। तो इसके दौरान क्या ट्रीटमेंट होता था, क्या नहीं होता था, ये सभी चीज़ें हम इस पार्ट में जानेंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम अपने आखिरी अध्याय, यानी कि गद्य खंड के आखिरी अध्याय और पुस्तक के आखिरी अध्याय, वो है हबीब तनवीर द्वारा लिखित एकांकी कारतूस। ये एक नाटक है जो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं एक ऐसे जाबाज सिपाही के कारनामे जिससे परेशान थी पूरी अंग्रेजी हुकूमत, ठीक है, जिसने जो है अंग्रेजी हुकूमत के नाक में दम कर रखा था और जिसको पकड़ने के लिए अंग्रेजी सरकार ने ना जाने कितने टाइम से गोरखपुर के जंगलों में खेमे डाल रखे थे, उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। मगर वो सिपाही खुद आता है, वो जाबाज सिपाही उनके अंग्रेज़ों के खेमे में उनसे कारतूस मांगता है और आखिरी में अपना सही नाम बताकर वहाँ से चला जाता है। तो ये एकांकी बहुत ही इम्प्रेसिव है कि किस तरीके से जो है एक अवध के नवाब को उसके पद से हटाकर उसे दर दर भटकने के लिए मजबूर किया गया और उसने किस तरीके से ये कदम उठाया। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कौन सी कहानी में। ये एकांकी है हबीब तनवीर द्वारा लिखित कारतूस में। तो यहाँ पर हमारी पहली बुक खत्म हुई जो थी हमारी स्पर्श भाग 2। अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी पुस्तक संचयन भाग 2 पे। अब संचयन भाग 2 में हम क्या देखने वाले हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने बोला
कि यहाँ पर सिर्फ 3 पाठ आपको दिए गए हैं। ये समझिए कि सिर्फ 3 है, बहुत आसान है नहीं, बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे पाठ हैं और इनसे आने वाले क्वेश्चंस भी उसी तरीके के रहेंगे। बहुत आसान नहीं है, मुश्किल है, घुमा फिरा कर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला पाठ है मिथिलेश्वर द्वारा लिखित हरिहर काका। बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर हमें किसी न किसी के साथ की ज़रूरत अवश्य पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की हम कहानी देखने जा रहे हैं जिनका नाम है हरिहर काका, जो हमारे लेखक मिथिलेश्वर जी के काफ़ी करीबी हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनके गांव के। और उनकी दशा को देखकर खुद हमारे लेखक कितने विचलित हो गए। उनका मतलब ये कहने का मतलब है उनके खुद के बच्चे नहीं थे, उन्होंने 2 शादियां करी, बच्चे नहीं हुए और दोनों ही बीवियों का स्वर्गवास हो गया। तो हरिहर काका जो हैं अपने जीवन में काफ़ी अकेले हैं, ऐसा नहीं है, उनके 2 भाई हैं, उनका भरा पूरा परिवार है। उसके बावजूद हरिहर काका अकेले हैं। क्यों? क्योंकि भाई हरिहर काका के पास प्रॉपर्टी बहुत है और उसका नतीजा कि हर एक व्यक्ति सिर्फ उनका साथ तभी तक चाहता है जब तक उनकी प्रॉपर्टी नहीं मिल जाती। चाहे गांव का महंत हो, चाहे घर में उनके भाई हों, भौजाई हों या उनके बच्चे हों, कोई उन्हें अपना सगा नहीं मानता, सिर्फ उतना तक जब तक उनकी प्रॉपर्टी। तो उनकी प्रॉपर्टी को लेने के लिए महंत और खुद उनके भाई कितने हथकंडे अपनाते हैं जिससे हरिहर काका टूट जाते हैं, ये पूरी कथा हम इस पाठ में देखेंगे। फिर उसके बाद दूसरा पाठ हमारे पास में आता है गुरदयाल सिंह द्वारा लिखित सपनों के से दिन। ये दिन मतलब ये दिन हर एक व्यक्ति के लाइफ में आता है और वो दिन सपने के से ही होते हैं। मतलब जैसे अभी तो आप लोग बच्चे हो, ये दिन नहीं, जब आप इस एज में आ जाओगे, जब आप वर्किंग में हो जाओगे, पूरा एक रूटीन, पूरा मशीन की तरह आपकी लाइफ चलेगी, तब आपको ये दिन बहुत याद आएंगे, आपके स्कूल कॉलेजेस के दिन। आज हमें भी ये दिन बहुत याद आते हैं। तो गुरदयाल सिंह जी यहाँ पर अपने बचपन के वे दिन बताने वाले हैं जिसे वो बहुत मिस करते हैं। चाहे समर वेकेशन हो, स्कूल में स्काउट की परेड हो, कुछ भी हो, सब कुछ चीज़ें यहाँ पर ये बखूबी हमको समझाएंगे। फिर उसके बाद तीसरा हमारा जो चैप्टर है वो है राही मासूम रजा द्वारा लिखित टोपी शुक्ला। टोपी शुक्ला बहुत ही अच्छा चैप्टर है। एक छोटा बच्चा जिसका एक ही फ्रेंड होता है इफ़न, ठीक है, और उससे भी प्रिय जो उसको होती हैं वो है इफ़न की दादी। किस तरीके से उन दोनों से बिछड़ता है, कैसे उसके दिल टूटते हैं, कितनी उसको तकलीफ होती है। उसके अपने घर वाले उसे समझने को तैयार नहीं, कोई उसका दोस्त नहीं होता, उसके जीवन में कितनी मुश्किलें होती हैं, यही इस पार्ट में हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी पुस्तक थी। अंत में मतलब जब आप ये चैप्टर्स पढ़ोगे तो हमारे लेखकों का परिचय इसमें नहीं रहेगा, लेकिन अंत में आपको पुस्तक में लेखक का परिचय दिया गया है। लेकिन मैं हर चैप्टर के साथ इन लेखकों को आपको समझाती हुई चलूँगी ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, जैसे कि हम कवि परिचय या लेखक परिचय पाठ के शुरू में देते हैं और उसी के साथ आगे लेखन शुरू करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारी 2 पुस्तक हैं जो सीबीएसई द्वारा हमें इशू की गई हैं। इसके अलावा जो आता है वो है व्याकरण और लेखन, जिसके सिर्फ टॉपिक दिए गए हैं। तो अब वो टॉपिक क्या क्या है और इनके अंदर क्या क्या आएगा, यही सारी चीज़ें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में आएगा पदबंध। ठीक है, पद क्या होते हैं, इनके बंध किस तरीके से लगाए जाते हैं, क्या होता है, यही सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। कितने तरीके के पदबंध होते हैं, इनको पहचानने की क्या ट्रिक्स होती हैं, कैसे ही एक झलक में हम सारी चीज़ों को पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं, यही सब हम पदबंध में देखेंगे। फिर उसके बाद आता है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। तो ये कोर्स ए और बी दोनों में ही कंबाइंड टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, और इसे जो है दोनों ही कोर्सेज में एक साथ कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, जैसे कि अभी आप सभी लोग जानते हो कि अभी कोर्स ए हमारी बुक ही नहीं ख़त्म हुई है, बुक चल रही है, तो जल्द ही हमारी जो है क्या हो जाएगा, व्याकरण शुरू होगा। तो व्याकरण का पहला टॉपिक हमारा रचना के आधार पर वाक्य के भेद ही रहेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम देखेंगे जो इनके 3 भेद हैं, भाई रचना के आधार पर वाक्य का भेद किस तरीके से किया जाता है। इसके 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक आता है समास, जिसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं 8th और 9th में पढ़ चुके होंगे।
इन्हें भी हम डिटेल में देखेंगे कि समास जो हैं वो कितने तरीके के होते हैं। और आप सभी को पता है कि 6 तरीके के समास हैं, इन सारों का भेद देखेंगे। साथ ही इनके उपभेद यानी कि तत्पुरुष समास जो होते हैं उसके भी 6 भेद होते हैं, उनको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक काफ़ी लंबा है, लेंदी है, ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम अपने जो है लास्ट टॉपिक पे, मुहावरे। तो मुहावरे क्या होते हैं, क्या इनको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हम ये तो आपको बताएंगे, लेकिन कोशिश हमारी रहेगी कि मुहावरों की हमारी एक सीरीज़ जो है वो चल रही है, उन्हें आप देखिए तो आपको बहुत सारे मुहावरों का ज्ञान होगा। ठीक है, मैंने वहाँ पर बहुत सारे मुहावरे कवर अप करने की कोशिश करी है ताकि आप जो है उसको अच्छे से समझ और देख सकें। ठीक है, तो उन सीरीज़ के ज़रिए आप मुहावरों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और बाकी यहाँ पर तो मैं आपको मुहावरे कवर अप करवाऊंगी ही। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे व्याकरण के 4 टॉपिक, और इन्हीं पे आएंगे हमारे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं लेखन कार्य पे। ठीक है, रचनात्मक लेखन आता है ना, तो उस लेखन कार्य में हमारे पास क्या होगा। क्लास 9th में आप ऐसे तरीके आप बहुत सारी चीज़ें कर चुके होंगे, चलिए देख लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास अनुच्छेद लेखन है। अनुच्छेद लेखन करते समय हमें क्या क्या सावधानियाँ करनी है, इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा, ये आपको इस टॉपिक में बताया जाएगा। अनुच्छेद लेखन कोर्स A और B इन दोनों में कंबाइंड है। पत्र लेखन में भी आपके पास सिर्फ औपचारिक लेखन आ रहा है, यानी औपचारिक पत्र आ रहा है, तो ये कोर्स A में भी है, B में भी है, और A में इसके बाद अनौपचारिक भी है। तो ये आपका ऐसा टॉपिक है जो A और B दोनों में कवर अप किया जाएगा। पत्र लेखन के तहत हम आपको बताएंगे कि इनका फॉर्मेट क्या रहता है, कि औपचारिक लेखन करते समय इनमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है, इनका क्या प्रारूप होना चाहिए, क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं लघु कथा लेखन। लघु कथा लेखन कई तरीके से आता है, अब ये किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाए इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे। देखिए, कभी क्या रह जाता है कि सिर्फ शीर्षक दे दिया, लघु कथा लिखनी होगी। कभी कभी आपको आधी कहानी दे दी और आधी आपको उसको पूरी करनी होगी। कभी क्या रहता है, पूरी कहानी देंगे लेकिन बीच बीच में से बहुत सारी घटनाओं चीज़ों को गायब कर देंगे। तो ये कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके तहत आपको लघु कथा लेखन करने के लिए दिया जाता है। तो ये कितने कितने टॉपिक्स रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको और प्लस प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। उसके बाद हमारे पास में आएगा ईमेल लेखन। आजकल का सबसे प्रचलित टॉपिक है ईमेल लेखन। किस तरीके से ईमेल लिखा जाता है, आप स्कूल हो, कॉलेजेस हो, बिजली बोर्ड हो, जल विभाग हो, नगर निगम हो, आप इवन सरकारी का जो है दफ्तर है, हर जगह हमें मेल देना ही पड़ता है, इवन बैंक्स में भी। तो इन ईमेल का क्या प्रारूप होता है, किस तरीके से लिखा जाता है, क्या चीज़ लिखनी ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हम ईमेल लेखन में देखने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन, तो विज्ञापन लेखन में आएगा क्या, आज की जो समय है उसे हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट का समय। आप हर एक चीज़ का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, इवन टीवी में आता है, रेडियो में आएगा। ये आप ये सोचिए कि हम पिक्चर टीवी में चल रही है, उसके किनारे किनारे एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाता है। न्यूज़ सुन रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। मोबाइल पे हम कुछ देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। हम अगर सड़क पर चल रहे हैं, होर्डिंग के थ्रू, पैम्पलेट्स के थ्रू, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, हर जगह हमें एडवर्टाइजमेंट मिलता है। तो इनको किस तरीके से तैयार किया जाता है, तैयार करते समय किस पार्ट के लिए कितना मार्क मिलता है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे विज्ञापन लेखन के तहत। फिर आ जाते हैं सूचना लेखन। किसी को सूचना यानी कि नोटिस, आपके स्कूल में नोटिस इशू किया जाता है ना, कोई नोटिस है आपके क्लास में, अगर मान लीजिए कल छुट्टी है किसी भी वजह से, तो एक नोटिस आएगा टीचर के पास से, प्रिंसिपल ऑफिस से आता है, रोटेट पूरे स्कूल में रोटेट किया जाता है। तो वो नोटिस किस तरीके से लिखा जाता है, क्या क्या चीज़ें उसमें कवर की जाती हैं, कौन कौन इन नोटिस को लिख सकता है। जैसे अभी आपके स्कूल में तो प्रिंसिपल ऑफिस से ही आ रहा है, लेकिन और कौन है जो इन नोटिस को लिख सकता है, यही सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर अप करेंगे। तो समझ में आ गया। कोर्स बी में हमारे पास में क्या है, देखिए कोर्स बी आपका कल से जो है वो डिटेल एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट चैप्टर कबीर जी की साखियाँ आपको कल देखने को मिलेगा। लेकिन अब आपको मैं बता दूं कि आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि साथ ही साथ व्याकरण और लेखन आपके पैरेलल कवर अप कराए जाएंगे ताकि आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
आपको चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन यानी कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएं, जो आपके क्लास से संबंधित हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। साथ ही साथ कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो ये अब क्लास 10th कोर्स बी के स्टूडेंट को खुश होना चाहिए, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं जल्द ही आपके सामने कोर्स बी का लेकर भी आऊँगी। तो मुझे मात्र 2 महीने लगे अपना कोर्स ए का कंप्लीट कराने में, और मैं अपना कोर्स बी आपके लिए स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी, सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, सारे नॉलेज मिलता रहे। तो इसके लिए बहुत सारी सीरीज़ भी आपकी पूरी चल रही हैं, सिर्फ हिंदी ही नहीं, आपकी बहुत सभी सब्जेक्ट्स कवर अप कराए जा रहे हैं। तो ध्यान से पूरा चैनल देखते रहिए। आपको अच्छा लग रहा है लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और कज़न्स को शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए जल्द ही मिलते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के साथ में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।